हेलो 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 हेलो। मुझे इतना प्यारा गुरु मिला, गुरु का सोना दरबार मिला। मुझे इतना प्यारा गुरु मिला, गुरु का सोना दरबार मिला। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग जी। की हाल चाल जी? वधिया हो सारे? तंदुरुस्त हो? फैमिली वधिया एकदम? चलो बहुत वधिया वधिया ही होना चाहिए जी। गुड इवनिंग प्रेम नारायण, गुड इवनिंग रोशनी, गुड इवनिंग। ओहो हो बीएस के पीछे आग लगी हुई है। बीएस का मतलब भीमा शंकर, भीमा शंकर का मतलब वंशिका की कॉपी, वंशिका की कॉपी का मतलब कि वंशिका की कॉपी से रोशनी की कॉपी पे आना। ओहो भीमा शंकर, जब जब मैं तुम्हारा नाम लेता हूँ मुझे वंशिका की कॉपी ध्यान आती है, वंशिका की कॉपी से फिर मैं रोशनी की कॉपी के ऊपर आता हूँ। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मेरे दिल पे क्या गुजरती है नालायक बच्चे। गुड इवनिंग गुप्ता साहब, गुड इवनिंग खुशी, वेरी गुड इवनिंग हरिंदर, वेरी गुड इवनिंग अदिति, रोशनी, मधु, वेरी गुड इवनिंग मेरे बच्चों, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया एकदम जी। चलो बहुत बढ़िया जी, मैं एकदम मस्त मौज बहार यार, मैं बहुत बढ़िया हूँ। तुम सब सुनाओ। तुम सब सुनाओ, तुम्हारे क्या हाल चाल है मेरे दोस्तों? बढ़िया एकदम जी। चलो इधर सुनो ध्यान से, इधर सुनो फटाफट से, मेरे पास आ जाओ। अब लास्ट क्लास में हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था, तो हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में ग्रोस एनुअल वैल्यू आई थिंक हमने निकालना सीखा था। और मैंने कहा था कि चैप्टर नंबर 1 और 2 के सारे क्वेश्चंस आपने कंप्लीट करके आने हैं। कल हम क्लास ले नहीं पाए थे, आज भी ये लगा लो कि वो होती है ना, क्या नाम है, लैन केबल कौन सी होती है यार वो, मतलब जो डोंगल, डोंगल से नेट चल रहा है। क्योंकि यहाँ पे कल किसानों ने बंद किया हुआ है। मतलब हमारे मतलब इंदिरापुरम के अंदर गाजीपुर बॉर्डर पूरा बंद है। कुछ एरिया में तो नेट भाई साहब उड़ा रखे हैं, इंटरनेट कभी आ रहा है इंटरनेट कभी जा रहा है, ऐसी तैसी हो रखी है जी। वो डोंगल होता है, डोंगल से मैंने कहा क्लास वार में लेके रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है जी। चलो जी आओ जी, फटाफट से आ रहा हो मेरे बच्चों जी। फटाफट से आ जाओ। रोशनी कह रही है सर भीमा, अब ये सर बात बिल्कुल मैं बिल्कुल नहीं भूल पाऊंगा। मेरे दिमाग में गूंज रहा है भीमा। मेरे दिमाग में भीमा गूंज रहा है। आ जाओ मेरे बच्चों, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। देखो हमें ना 1 घंटा मिलता है अभी। ठीक है, भगवान करे फ्यूचर में हम 1.5 2 घंटा आराम से लगा पाए। मेरे थोड़े से बैचेस जो हैं, एक बार फटाफट से बस एक आधा बैचेस मेरा भी खत्म हो जाएगा। फेब के एंड या मार्च के फर्स्ट वीक तक ना मेरा एक बैच खत्म हो जाएगा। और जैसे ही वो बैच मेरा खत्म होगा तो मेरे 1.5 2 घंटे फ्री हो जाएंगे, फिर मैं आराम से आपकी टाइमिंग भी इंक्रीज कर दूंगा, आराम से बैठ के फिर हम पढ़ा करेंगे आराम से। ठीक है जी। तो तब तक के लिए तो मैं 1 घंटा ही आपको दे सकता हूँ। बट मेरे को लग रहा है कि 1 घंटा भी अगर हम तरीके से पढ़ें तो बहुत अच्छी बात हमारे लिए है जी। ठीक है। चलो एक बार अब सारे के सारे मेरे को बच्चे फटाफट से बोल दो, क्या चैप्टर नंबर 1 और 2 आपने कंप्लीट कर लिया जी? मेरे को फटाफट से बोलो, क्या चैप्टर नंबर 1 और 2 आपने कंप्लीट कर लिया, सारे के सारे क्वेश्चन, उसमें कोई डाउट तो नहीं है? मतलब पक्का पक्का ना, आपने सारे के सारे एग्जाम्पल सही से कंप्लीट कर लिए? ठीक है जी। चलो अब यहाँ पे एक बार फटाफट से आओ जी। अब यहाँ पे एक बार फटाफट से आ जाओ जी, इधर देखो ध्यान से। अब लास्ट क्लास में हमने हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। अब हाउस प्रॉपर्टी में कौन कौन सी बातें हमने कंप्लीट कर ली, एक बार फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं। याद करो, सेक्शन नंबर 22 से लेकर 27 तक मैंने कहा था कि आपके जो भी सेक्शंस होंगे ना, ये सारे के सारे हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में निकल के आते हैं। अब सेक्शन नंबर 22 हमने कंप्लीट कर लिया। सेक्शन नंबर 22 क्या कहता है कि इस चैप्टर के अंदर रेंटल वैल्यू नहीं है, आपकी एनुअल वैल्यू जो होगी वो टैक्सेबल होगी। और एनुअल वैल्यू हम कंप्यूट कैसे करेंगे वो आज हमें सीखना है। बट इस चैप्टर में हर केस में एनुअल वैल्यू यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होगी। एक केस मैंने कहा था कि अगर तुम बिल्डिंग में बिजनेस या प्रोफेशन कैरी करोगे तो वो केस यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होगा। दूसरा केस ये मैंने कहा था कि अगर तुम्हारा किराए पर देने का बिजनेस है तो वो भी केस यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होगा। तीसरा केस फिर यहाँ पर मैंने कहा था कि अगर कॉम्पोजिट रेंट है और वो इनसेपरेबल है तो भी वैल्यू हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगी। चौथा केस फिर यहाँ पर मैंने कहा था कि अगर तुम्हारा रेंट पर देना मेन बिजनेस नहीं है, बट रेंट पर देने से हमारा मेन बिजनेस बहुत बढ़िया से काम कर रहा है, तो भी जो वो इनकम होगी आपकी इस चैप्टर में टैक्सेबल नहीं होगी। इन चार केस में हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर एप्लीकेबल नहीं होगा। नॉर्मली बाकी सब केस में चैप्टर एप्लीकेबल हो जाएगा। ये सारी बातें हमने यहाँ पे कंप्लीट की थी। अब ये सारी बातें कंप्लीट करने के बाद ना, अब एनुअल वैल्यू किस तरह से निकालते हैं, मेन मुद्दा ये निकल के आ रहा है। बट एक बात मेरे को सोच के बताओ, अब एनुअल वैल्यू निकालने से पहले सारे बच्चे मुझे आंसर दो जी। याद करो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को निकालने का फॉर्मेट क्या होता है, जितने बच्चे भी इस टाइम लाइव मेरे सामने बैठे हैं। हाँ जी।
जितने बच्चे भी इस टाइम लाइव मेरे सामने बैठे हैं, सारे के सारे बच्चे मुझे फटाफट से आंसर दे दें। हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर में हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को निकालने का फॉर्मेट क्या होता है जी? हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को निकालने का फॉर्मेट ये होता है कि सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? जीएवी निकालते हैं। फिर जीएवी के अंदर से माइनस क्या करते हैं? म्युनिसिपल टैक्स माइनस करते हैं। अब मैं चेक करूंगा क्या हम म्युनिसिपल टैक्स सारे माइनस करते हैं, टेनेंट वाले माइनस करते हैं, ओनर वाले माइनस करते हैं। अगर वो ओनर वाले होंगे तो माइनस करेंगे। अच्छा, ओनर ने पेबल कर दियो, पेड कर दियो, पेड। इट मींस अगर कोई म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, वो माइनस करेंगे, टेनेंट वाले माइनस नहीं करेंगे। और दूसरी बात, अगर पेबल बाय ओनर है तो माइनस नहीं करेंगे, पेड बाय ओनर है तो हम माइनस करेंगे। एक बात मेरे को और बताओ, जो भी हम म्युनिसिपल टैक्स माइनस करेंगे तो क्या जिस साल की इनकम निकाल रहे हैं उस साल के माइनस करेंगे, या उससे पहले वाले साल के माइनस करेंगे, या अगले साल के माइनस करेंगे, या जितने भी म्युनिसिपल टैक्स आपने उस साल में पे किए होंगे वो सारे माइनस करेंगे? मेरा पूरी क्लास से बस क्वेश्चन इतना सा है। मेरा क्वेश्चन बस ये निकल के आ रहा है कि जितने भी म्युनिसिपल टैक्स, मैं दोबारा बोलूंगा, जितने भी म्युनिसिपल टैक्स आपने उस साल में पे किए होंगे सारे माइनस करेंगे, पिछले साल के, अगले साल के, किस साल के जी? हाँ नहीं, फटाफट से बोल दो, क्या पिछले साल के माइनस करेंगे, अगले साल के करेंगे, किस साल के करेंगे? तो याद करो, मैंने कहा था जितने भी म्युनिसिपल टैक्स आपने उस साल के अंदर पे किए होंगे वो सारे के सारे माइनस कर देंगे, चाहे वो उस साल के हों, चाहे पिछले साल के हों, चाहे वो अगले साल के हों। अगर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आपने पे किए होंगे तो सारे के सारे माइनस करने पड़ेंगे, बस ये बात ध्यान दो। बहुत बढ़िया हिमांशु, बहुत बढ़िया। तो सिंपल सी बात क्या निकल के आ रही है, आपने जितने भी म्युनिसिपल टैक्स पे किए होंगे, चाहे वो पिछले साल के हैं, चाहे वो अगले साल के हैं, चाहे वो उस साल के हैं, सारे के सारे म्युनिसिपल टैक्स आप माइनस कर दोगे। फिर जैसे आपने म्युनिसिपल टैक्स माइनस किए तो आपके यहाँ पर क्या निकल के आएगी? एनएवी निकल कर आएगी। फिर एनएवी में से क्या करोगे? 24A यहाँ पर माइनस करोगे, फिर 24B माइनस करोगे। याद करो 24A में क्या निकल के आती है? स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होती है कि जितनी भी आपकी एनएवी है, भाई जो भी आपकी एनएवी निकल के आ रही है उसका 30% जो होगा वो आप यहाँ से माइनस कर दोगे। फिर 24B में क्या था कि जो भी आपका इंटरेस्ट ऑन लोन है उसको भी यहाँ से माइनस कर दोगे। फिर बैलेंस आपके यहाँ पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकल कर आएगी और ये फाइनल आपकी इनकम निकल कर आएगी। इस तरह से आपका फॉर्मेट निकल के आ रहा है। फिर मैंने कहा था कि कई बार क्या होता है कि आपको एरियर्स ऑफ रेंट मिल जाता है, याद है? एरियर्स ऑफ रेंट हो गया, या अनरिलाइज रेंट की रिकवरी रहती है। तो जो भी आपको रिकवरी होगी उसमें 30% की डिडक्शन माइनस करने के बाद बैलेंस जो आएगा वो भी हम यहाँ पे टैक्सेबल करेंगे। दैट इज सेक्शन नंबर 25 कैपिटल ए। तो ये सारी बातें हमने फॉर्मेट के अंदर कंप्लीट की थी। एक बार सारे बच्चे फटाफट से बोल दो। तो पहले फाइनल में क्या निकालना है? पहले हम क्या निकालेंगे? जीएवी निकालेंगे। माइनस में क्या कर देंगे? म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। क्या निकल कर आएगी जी? आपकी एनएवी निकल कर आएगी। फिर एनएवी के अंदर से डिडक्शन माइनस करेंगे 24 की, 24A और 24B। 24A क्या है? स्टैंडर्ड डिडक्शन। 24B में क्या होगा? ये इंटरेस्ट वाली बात। ये माइनस करने के बाद फिर आपकी फाइनली इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकल कर आ जाएगी। इस तरह से आपका फॉर्मेट निकल के आता है। अब एक बात मेरे को सोच के बताओ, याद करो, अगर मेरे को जीएवी निकालनी है, अब मुझे नहीं पता मेरी क्लास में कितने बच्चे इंटेलिजेंट बैठे हैं, बट अगर मेरे को जीएवी निकालनी है तो जीएवी निकालने के लिए ना आपको टोटल 4 वैल्यू चाहिए। अब अगर जीएवी निकालने के लिए 4 वैल्यू चाहिए तो 4 वैल्यू कौन कौन से निकल के आती हैं? पहली वैल्यू आपकी निकल के आ रही है एफआरवी, दूसरी वैल्यू आपकी निकल के आ रही है एमवी, तीसरी वैल्यू आपकी निकल के आ रही है एमवी के बाद एसआर, और चौथी वैल्यू निकल के आ रही है एआर। इट मीन्स इन 4 वैल्यू को यूज करके हम यहाँ पर क्या निकाल देंगे? फाइनली हम यहाँ पे जीएवी निकाल देंगे। ये 4 वैल्यू हमें चाहिए जिससे हमारी जीएवी यहाँ पे निकल के आएगी। अब सारे बच्चे मेरे को फटाफट से आंसर दे दो कि अगर ये 4 वैल्यू मेरे पास है तो जीएवी किस तरह से निकालेंगे, ये हमें यहाँ पे अब चेक करना है। बट उससे पहले एक बात मेरे को बताओ, एफआरवी जो हमने क्लास में किया था, एफआरवी का मतलब क्या होता है? फेयर रेंटल वैल्यू। अरे फेयर रेंटल वैल्यू का मतलब क्या होता है कि अगर ये सिमिलर प्रॉपर्टी मार्केट में कहीं किराए पर लगेगी तो वहां पर इसकी एक्चुअल में फेयर रेंटल वैल्यू क्या निकल कर आएगी? दैट इज फेयर रेंटल वैल्यू। ये पॉइंट यहाँ पे निकल के आ रहा है। फिर म्युनिसिपल वैल्यू का मतलब क्या है? जो म्युनिसिपैलिटी वालों ने म्युनिसिपल टैक्स निकालने के लिए जो वैल्यू निकाली है उसको हम क्या बोलते हैं? म्युनिसिपल वैल्यू बोलते हैं। याद करो, स्टैंडर्ड रेंट का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड रेंट का मतलब होता है मैक्सिमम पॉसिबल रेंट एज पर रेंट कंट्रोल एक्ट। अब मुझे नहीं पता कितने बच्चों को याद है, कितने बच्चों को याद नहीं है। याद करो, मैंने कहा था कि ये वाला एसआर जो है ना वो नॉर्मली एप्लीकेबल तब होता है भाई जो भी आपके कैंटोनमेंट बोर्ड होते हैं, जो भी आपके आर्मी वाले एरिया होते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है? आर्मी वाले एरिया में एक एक्ट एप्लीकेबल करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? रेंट कंट्रोल एक्ट बोलते हैं। तो गवर्नमेंट ये बात कहती है कि जो भी आपका रेंट कंट्रोल एक्ट है ना, उस एरिया में जहां पर ये लग गया तो वहां पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप इतना रेंट रिकवर कर पाओगे, उसको हम क्या बोलेंगे? एसआर बोलेंगे। और फिर एआर का मतलब क्या निकल के आ रहा है? एआर मतलब जो भी आपने एक्चुअल रेंट रिसीव की है तो वो सारी की सारी बातें आपकी एआर होंगी। ये 4 वैल्यू अगर आपके पास होंगी तो आप जीएवी निकाल पाओगे, ये बात ध्यान देना। अब एक बार मेरे को फटाफट से बोल दो, इन 4 वैल्यू को यूज करके हमें जीएवी कैसे निकालनी है, बताओ जी। सबसे पहले हम क्या कंपेयर करने वाले हैं? एफआरवी और एमवी। हाँ, एफआरवी और एमवी, विच एवर इज हायर।
अब ये हायर जो निकल कर आएगा ये नॉर्मली क्या आएगा, FR1। अब कंपेयर करोगे FR1 को कंपेयर करोगे SR से, तो विच एवर इज क्या निकल के आएगा, लेस। फिर लेस मेरा क्या निकल के आएगा, ER। ER किससे कंपेयर करोगे, AR से। अब सारे बच्चे बोलते ना अगर ER मैं AR से कंपेयर करूंगा, अब याद करो वो गाना जो मैंने तुम्हें क्लास में याद करवाया था, अगर AR ज्यादा है तो, बोलो नालायको, अगर AR ज्यादा है तो AR ही GAV होगा। यहां पर मैंने कहा था कि अगर आपका AR ज्यादा है AR से, तो अगर AR ज्यादा है तो AR ही GAV होगा। फिर मैंने कहा था कि अगर AR कम है तो, याद करो, अगर AR कम है तो रीजन चेक करने होंगे। अगर तुम्हारा AR कम आ रहा है ER से, तुम्हें रीजन चेक करने होंगे। अगर वो कम आने का रीजन वैकेंसी है, हाँ नहीं, अगर कम आने का रीजन वैकेंसी है तो फिर AR ही GAV होगा। और अगर कोई अदर रीजन यहां पे निकल के आ रहा है, मान लो वैकेंसी रीजन नहीं है, कोई दूसरा रीजन है, तो गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि अगर वैकेंसी रीजन नहीं है, कोई दूसरा रीजन होगा, तो फिर तुम्हारा ER जो होगा वो GAV बनेगा। बस ये पर ध्यान दो। तो सिंपल सी बात क्या निकल के आ रही है, सबसे पहले कंपेयर करेंगे, सारे के सारे बच्चे आंसर देंगे जी। हेलो भाई साहब, ओए ओ भिंडी, ओ भिंडी इधर, पहले कंपेयर करो। पहला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, सबसे पहले कंपैरिजन करेंगे FRV और MV, विच एवर इज हायर। अब जो हायर है वो हमारा क्या आएगा, FR1। फिर कंपेयर करोगे SR से, विच एवर इज लेस, जो लेस होगा वो हमारा क्या होगा, ER होगा। फिर ER कंपेयर करेंगे AR से, अगर AR ज्यादा है तो AR ही GAV होगा। अगर AR ज्यादा है तो AR ही GAV होगा। अगर AR कम है तो रीजन चेक करने होंगे। अगर रीजन वैकेंसी है तो, अगर रीजन वैकेंसी है तो ER ही, हाँ जी, अगर रीजन वैकेंसी है तो AR ही GAV होगा। अगर अदर रीजन है तो, अगर अदर रीजन है तो ER ही GAV होगा। ये सारी की सारी बातें मेरे बच्चों हमने यहां पे कंप्लीट की थी। तो इन सारी बातों को यूज करके हमें क्या निकालना होता है, GAV। आओ जी एक बार फटाफट से यहां पे देख लेते हैं जिन्होंने क्या लिखा है जी। अब एक बार यहाँ पे चेक करो, देखो इन्होंने पहले क्या लिखा है जी, एक बार यहाँ पे चेक कर लो क्या लिखा है। देखो स्टेप नंबर 1, FRV और MV, विच एवर इज हायर। फिर जो हायर आ रहा है कंपेयर करोगे SR से, विच एवर इज लेस। फिर लेस आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, ER। ER कंपेयर करोगे AR से, अगर AR ज्यादा है तो AR ही GAV होगा। अगर AR कम है तो रीजन चेक करने होंगे। अगर रीजन वैकेंसी है तो AR ही GAV होगा। अगर अदर रीजन है तो ER ही GAV होगा। सर मैं बीट बॉक्स कर दूंगा मैं इस गाने में, करोगे करोगे, एक मिनट रुको, फिर दोबारा से सारे बच्चे, भाई ये बच्चा बीट बॉक्स करके देगा। चलो दोबारा से देनी है पक्का, सौरभ, सौरभ भाई देना है, देख वादा रहा, मजा नहीं आएगा फिर गेम खेलने का। ठीक है चलो 1 2 3 स्टार्ट। सारे बच्चे फटाफट से बोल दो रही, चार चार वैल्यू कौन कौन से निकल के आती हैं, FRV MV SR और FRV MV SR और AR। फिर कंपेयर करेंगे FRV और MV, विच एवर इज हायर। हायर जो होगा वो क्या आएगा, FR1। कंपेयर करेंगे किससे, SR से, विच एवर इज लेस। लेस क्या निकल के आएगा हमारा, ER। फिर ER कंपेयर करेंगे AR से, ER कंपेयर करेंगे AR से। अगर AR ज्यादा है तो, हो अगर AR ज्यादा है तो AR ही GAV होगा। अगर AR कम है तो, हो अगर AR कम है तो रीजन चेक करने होंगे। अगर रीजन वैकेंसी है तो, अगर रीजन वैकेंसी है तो AR ही GAV होगा। अगर अदर रीजन है तो ER ही GAV होगा। क्या बात है, ओ माय गॉड। चलो री, तो सुनो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो सिंपल से बात ये निकल के आ रही है, इस तरह से हम GAV कैलकुलेट करेंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है जी, पक्का पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो फाइनली ये हमारी GAV निकालने का तरीका अब यहाँ पे निकल के आ गया। डन है जी, पक्का पक्का। चलो अब एक बात मेरे को सोच के बताओ, अब GAV निकालने के बाद फिर हमें माइनस क्या करना है जी, सारे बच्चे मेरे को फटाफट से बोल दो। अब GAV निकालने के बाद हमें माइनस क्या करना है, हमें माइनस करनी है जी म्युनिसिपल टैक्स। बट एक बात मेरे को बताना, अब जो तुमने GAV निकालने का तरीका समझा है, क्या आप मेरे को बता सकते हो
क्या आप मुझे बता पाओगे क्या जीएवी हमें हर केस में निकालनी होती है या कुछ केस में जीएवी हम नील भी लेते हैं? बताना एक बार जी। देखो सारे बच्चे फटाफट से बोल दो, क्या जीएवी हमें हर केस में निकालनी होती है या जीएवी हम कुछ केस में नील भी लेते हैं? कुछ केस में नील भी लेते हैं। अच्छा, नील किस केस केस में लेते हैं जी? याद करो, नील 3 केस में जीएवी आप नील लेके चलते हो। पहला केस, अगर तुम्हारा घर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है, अगर तुम्हारा घर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है तो जीएवी उस केस में क्या लेके चलते हो? आप नील लेके चलते हो, ठीक है जी। फिर अगर मैंने कहा था अगर आपका डीम्ड सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है, अगर आपका डीम्ड सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है तो भी आप जीएवी यहां पे लेके चलोगे नील। क्या लेके चलोगे? नील लेके चलोगे। फिर मैंने कहा था कि अगर आपका घर 12 महीने वेकेंट है, अगर आपका घर 12 महीने वेकेंट है, 12 महीने घर बिल्कुल ही खाली पड़ा है, उस केस में भी आप क्या लेके चलोगे? नील लेके चलोगे। तो सिंपल सी बात क्या निकल के आ रही है? सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में नील, डीम्ड सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में नील, फिर 12 महीने अगर वेकेंट वाला केस है तो वहां पर भी क्या लेंगे? नील लेंगे। बाकी सब केस में आपको जीएवी निकालनी पड़ेगी। मेरा पूरी क्लास से बस क्वेश्चन ये निकल के आ रही है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है जी। अब एक बार यहां पे चेक करना, इन पॉइंट को ना थोड़ा ध्यान से पढ़ना, इन्होंने यहां पे क्या दिया हुआ है, बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत ध्यान से पढ़ना। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वो कह रहा है एनुअल वैल्यू ऑफ वन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी या एनुअल वैल्यू ऑफ डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। अब एक बार चेक करो क्या लिखा हुआ है। कह रहे हैं वेयर द प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर ओन रेजिडेंस और अनऑक्यूपाइड थ्रू आउट द प्रीवियस ओइंग टू हिज एम्प्लॉयमेंट। तो उस केस में गवर्नमेंट कहना चाह रही है कि हम आपकी जीएवी जो है इट्स एनुअल वैल्यू विल बी नील, एनुअल वैल्यू क्या लेंगे? नील, प्रोवाइडेड नो बेनिफिट इज डिराइव बाय द ओनर फ्रॉम सच प्रॉपर्टी। ऑब्वियस सी बात है भाई, उस प्रॉपर्टी से मुझे कोई बेनिफिट नहीं आना चाहिए। मतलब अगर 12 महीने घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, या मैं याद करो डीम्ड सेल्फ ऑक्यूपाइड है, डीम्ड सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब क्या होता है कि मेरी एम्प्लॉयमेंट कहीं और लग गई है और पीछे वाला घर मेरा खाली पड़ा है, तो गवर्नमेंट ने कहा था उसको हम डीम्ड सेल्फ ऑक्यूपाइड बोलेंगे प्रोवाइडेड वो तुमने किराए पर ना लगाया। तो इन दोनों केस में जीएवी क्या लेके चलेंगे? नील लेके चलेंगे। अब यहां पे पॉइंट क्या निकल के आ रहा है? An assessee can claim benefit of nil annual value respect of one or two residential house properties self occupied by him। कहना क्या चाह रहे हैं जी? मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है सर, मजा आ गया नवंबर 24 की क्लास में, क्या ही पढ़ाते हो आप, बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शन हुए। अभी मई 24 वालों बच्चों की रिवीजन चल चल रही है। इसके अंदर मैंने डमरू बजा के दिखाया था, आपकी क्लास के अंदर भी डमरू बजेगा, बट अभी मई 24 वालों को पढ़ने दो, ठीक है? ओके, हाई फाई, चलो ठीक है। इधर देखो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब एक बात मेरे को सोच के बताओ, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मान लो एक घर आपका ये निकल के आ रहा है, एक घर आपका ये निकल के आ रहा है, एक घर आपका ये निकल के आ रहा है। अब ये 3 घर मेरे पास हैं। हेलो भाई साहब, ओए इधर, ये 3 घर मेरे पास हैं और ये तीनों के तीनों सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं। तो सारे के सारे बच्चे बोल दो, क्या इन तीनों को मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकता हूं? क्या इन तीनों को क्या मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकता हूं? सारे बच्चे मेरे को फटाफट से बोल दो, क्या इन तीनों को मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड मान पाऊंगा? नहीं, मैक्सिमम 2 घर का ऑप्शन मेरे को सेल्फ ऑक्यूपाइड का मिलेगा। अच्छा, अगर इन दोनों घर मतलब अगर इन दोनों में से मतलब इन तीनों में से अगर कोई भी 2 घर मेरे को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानने हो तो आवाज मार दो, पहले 2 घर सेल्फ ऑक्यूपाइड मानूंगा, लास्ट वाले 2 घर सेल्फ ऑक्यूपाइड मानूंगा, या जो मेरे लिए बेनिफिशियल होंगे उनको मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड मानूंगा। बस मेरे को इसका आंसर दे दो। सारे के सारे बच्चे में कोई आंसर दे दो, क्या पहले 2 घर को मानूंगा, बाद वालों को मानूंगा, या मोर बेनिफिशियल टू असेसी होंगे उसको मानूंगा? जी बताओ। मानसी, मैं करवा दूंगा, सब कुछ समझ में आएगा, टेंशन मत लो, उसको मैं करवा दूंगा। जो भी क्वेश्चन आया था उसको हम डिस्कस कर लेंगे क्लास के अंदर। हाँ जी, एक बार मेरे को फटाफट से बताओ जी, इनमें से किन 2 घर को मानना है जी? इनमें से जो मोर बेनिफिशियल होंगे उन दोनों घर को हमें क्या मानना होगा? सेल्फ ऑक्यूपाइड मानना होगा। बाकी तीसरे घर को हमें डीम्ड लेट आउट मानना होगा। बस ये पर ध्यान दो। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कह रहे इफ मोर देन 2 हाउस are self-occupied, unoccupied, the assessee may claim benefit of nil annual value in respect of any of 2 property option। आपके पास ऑप्शन है, the other property would be deemed to be let out in respect of which expected rent would be the GAV। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं, सिंपल सी बात कहना चाह रहे हैं कि भाई साहब 2 घर का ऑप्शन मिलेगा, बाकी 2 से ऊपर वाले घर को डीम्ड लेट आउट मानना पड़ेगा, उसके बेस पर तुम्हें इनकम निकालनी पड़ेगी। ये सारी की सारी बातें आपके यहाँ पे निकल के आ रही है। पहले मेरे को बताओ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है जी? यहाँ तक पक्का पक्का क्लियर है? तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि जीएवी निकालने का एक फॉर्मेट है, बट गवर्नमेंट ने कहा जीएवी आपको हर घर की कंप्यूट नहीं करनी। अगर वो सेल्फ ऑक्यूपाइड घर है तो जीएवी उसकी
नील लेके चलोगे, जीएवी क्या लेके चलोगे, नील लेके चलोगे, जीएवी नील लेके चलोगे, बट 3 केस में नील लेके चलेंगे, सेल्फ ऑक्यूपाइड, डीम्ड सेल्फ ऑक्यूपाइड और होली वेकेंट। बट सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में हम 2 घर का ऑप्शन लेके चलेंगे, 2 के अलावा जो घर होगा उसको हम डीम्ड लेट आउट मानेंगे। बस ये पर ध्यान देना चाहिए। क्या आपको बात समझ में आ रही है जी? पक्का पक्का। चलो अब देखो तुम गलती करोगे जी। अब सुनो ध्यान से, अब तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगा। अरे सुन लो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। कल हमारी क्लास सेम टाइम 9 बजे होगी। कल मेरी बात सुनो ध्यान से। हेलो भाई साहब, इधर सुनो। कल हाउस प्रॉपर्टी के जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे कल मैं यहाँ पे कराऊंगा जी। और मैं क्या कराऊंगा, मैं घर से क्वेश्चन फ्रेम करके आऊंगा। आपके मॉड्यूल के भी हो सकते हैं और वो अलग भी हो सकते हैं, ठीक है ना। ये मत सोचना कि मॉड्यूल के हो सकते हैं, आपके मॉड्यूल के भी हो सकते हैं और वो अलग भी हो सकते हैं। कल हमें कुछ नहीं करना, हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर विद क्वेश्चन हमें पूरा पैक कर देना है, ठीक है जी। आज वाली क्लास के अंदर सारे प्रोविजन हम फटाफट से रिकॉल करते हैं जो हमने क्लासेस में किए थे। कल वाली क्लास में इसका सिंगल प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, ताकि अगर एग्जाम में इसमें से इस बार अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन जाए हाउस प्रॉपर्टी में से तो हमारा गलत नहीं होना चाहिए जी। क्या बात सुन में आ रही है ना? तो कल पूरी तैयारी करके आना, फिर ये मत कहना कि सर आपने बताया नहीं था। अगर आपने पहले से घर जाके एक बार ट्राई करनी है कर लेना। कल 9 से लेकर 10 बजे तक हाउस प्रॉपर्टी के जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं वो कल सारे हमें यहाँ पे सोल्व करने हैं, बस ये पर ध्यान दो। सर अगर तीसरा घर वेकेंट हो तो उसकी जीएवी नील लेके चलेंगे री। ये ऑप्शन जो है वो सिर्फ सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले घर के लिए, वेकेंट वाले घर के लिए ऑप्शन नहीं है, बस ये पर ध्यान दो जी, ठीक है जी। चलो अब यहाँ पे एक बार फटाफट से आओ जी, अगला पॉइंट अब क्या निकल के आ रहा है। अब अगला पॉइंट यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन, अब सारे के सारे बच्चे यहाँ पे आंसर देंगे जी। इधर देखो ध्यान से, मैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा हूँ। मान लो अब ये आपका फॉर एग्जाम्पल सेल्फ ऑक्यूपाइड घर है, और ये आपका मान लो होली वेकेंट घर है, और ये मान लो आपका लेट आउट वाला घर है। पहले मेरे को सारे बच्चे बोल दो, इन तीनों केस में जीएवी क्या पहले केस में निकालनी पड़ेगी? नहीं, इस केस में कितनी आएगी? नील आएगी। ठीक है अरुण सिंह साहब और सिंह साहब द ग्रेट, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो वेकेंट वाले केस में बताओ, अब तुम बताओ वेकेंट वाले केस में जीएवी कितनी आएगी? नील आएगी। अच्छा लेट आउट वाले केस में जीएवी नील आएगी या निकालनी पड़ेगी? निकालनी पड़ेगी। तो यहां पर हमें कंप्यूट करनी पड़ेगी सेक्शन नंबर 23 के अंदर, ठीक है। अब सारे बच्चे मेरे को फटाफट से बोल दो, अब जीएवी नील है कंप्यूट करनी है। इसमें से माइनस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब मेरे को सारे बच्चे आंसर दे दो, क्या सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले घर में से म्युनिसिपल टैक्स की हमें डिडक्शन मिलती है? सारे बच्चे बोलो, क्या सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में, हाँ जी, क्या सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में हमें म्युनिसिपल टैक्स की हमें डिडक्शन मिलती है? मेरे को सारे बच्चे इसमें आंसर दो, क्या इसमें म्युनिसिपल टैक्स की हमें डिडक्शन मिलती है? आंसर इज नो। इस केस में याद करो मैंने कहा था नोट एप्लीकेबल, इस केस में आपको डिडक्शन नहीं मिलती। अच्छा क्या वेकेंट वाले केस में मिलती है जी? अगर मान लो मेरा घर 12 महीने खाली पड़ा है, क्या उस केस में आपको म्युनिसिपल टैक्स की डिडक्शन मिल जाएगी? यस, मैंने कहा था इस केस के अंदर मिल जाएगी और इस केस के अंदर भी मिल जाएगी। अब इसे प्रॉब्लम क्या निकल के आएगी, यहां पर एनएवी तो आपकी नील आएगी जी। अब यहां पे एनएवी आपकी नील आएगी। अच्छा यहां पर एनएवी या तो आपकी नील आएगी अगर म्युनिसिपल टैक्स नहीं है, या फिर आपकी नेगेटिव निकल के आएगी। फिर मैंने कहा था कि अगर मान लो वो लेट आउट वाला केस है तो वहां पर आपकी नील भी आ सकती है, वहां पर आपकी नेगेटिव भी आ सकती है, वहां पर आपकी पॉजिटिव भी आ सकती है। इन तीनों में से कोई भी केस आपका लेट आउट वाले केस में आ सकता है, बस ये पर ध्यान दो। उसके बाद फिर यहां पर 24A की बात करते हैं। 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन जो एनएवी का 30% होता है। अब 24A इस केस में नहीं मिलेगा और इस वाले केस में भी नहीं मिलेगा, बट इस वाले केस में आपको मिल जाएगा। और इस वाले केस में भी कब मिलेगा? अगर आपकी एनएवी पॉजिटिव में होगी तभी मिलेगा। अगर आपकी एनएवी नेगेटिव में है या नील में है तो 24A आपको अलाउड नहीं होता, बस ये बात ध्यान दो जी, ठीक है जी। उसके बाद जी अब फिर यहां पे बात करते हैं 24B की। 24B इंटरेस्ट वाला, तो यहां पर माइनस करते हैं। याद करो यहां पर 30,000 और 2 लाख रुपए की लिमिट होती है। यहां पे याद करो 30,000 और 2 लाख रुपए की आपकी लिमिट होती है सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में। उसके बाद वेकेंट वाले केस के अंदर भी 24B अगर आपने लोन लिया माइनस करेंगे, और यहां पर भी आप माइनस करोगे। इन तीनों केस में ये तो माइनस करना ही करना है। अब सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में या तो इनकम नील आएगी अगर वो इंटरेस्ट नहीं है, या फिर आपकी नेगेटिव इनकम निकल के आएगी। ऐसे इस वाले केस में या तो आपकी नील आएगी या आपकी नेगेटिव निकल कर आएगी। और इस वाले केस में क्या होगा, आपकी नील भी आ सकती है, आपकी नेगेटिव इनकम भी आ सकती है, आपकी पॉजिटिव भी आ सकती है। ये 3 पॉइंट बस आपके निकल के आ रही है जी।
पहले मेरे को सारे बच्चे बताओ, क्या इन तीनों पॉइंट में कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ जी, जितने बच्चे इस टाइम लाइव मेरे सामने बैठे हैं, क्या इन तीनों पॉइंट में कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ या ना में आंसर दो मेरे को। हाँ या ना में आप मुझे आंसर दो। क्या इन तीनों पॉइंट में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? यस या नो बताओ मेरे को फटाफट से जी। क्या तीनों पॉइंट बिल्कुल क्लियर है? देखो एग्जाम में इन तीनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन बनेगा, तो आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि इसमें तीनों में से क्या क्या हमें करना है। जल्दी बोलो फटाफट से जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या पक्का पक्का लोग कर सकता हूं? नहीं, चलो अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब एक पॉइंट तो आपका ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब एक पॉइंट यहां पे कोई दिक्कत तो नहीं है। अब अगला पॉइंट मेरा क्या निकल के आ रहा है जी? अगला पॉइंट चेक करो, अगला पॉइंट क्या है, इधर देखो ध्यान से, अगला पॉइंट में क्या निकल के आ रहा है। अगला पॉइंट यहां पे ये निकल के आ रहा है जी, कह रहे हैं एनुअल वैल्यू वेयर द प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड एटसेट्रा, दैट इज सेक्शन नंबर 23(5). अब मुझे नहीं पता ये पॉइंट आपको याद है या नहीं है जी। नहीं, इधर आ सौरभ, तुमने ना आज मेरा वो बनाना है डीजे वाला, वो डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो। अरे वो तुम जो बीट कह रहे थे, अगर तुमने वो बीट नहीं बनानी होती ना, मैं तुम्हें डांटता जरूर। अब मैं तुम्हें डांट ना, कहीं तुम वो बीट बनाओगे नहीं बनाओगे मुझे पता नहीं। अरे नालायक बच्चे, मेरे को एक बात बता, जब तुम्हारा एनएवी नील है तो 24A माइनस कैसे कर लोगे बताओ? 24A क्या होता है? एनएवी का 30%। मेरे नालायक बच्चे, एनएवी नील है तो नील का 30 तो बाबू मेरे नील ही आएगा ना। बच्चा कह रहा है सर अगर ये नील है तो 24A माइनस क्यों नहीं करेंगे? क्यों करोगे माइनस? करके भी क्या करोगे? नील ही आएगा। वो तुमने मेरी यार बीट बनानी है, इस चक्कर में मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। मैं नहीं छोड़ता किसी को, मतलब ही नहीं, पूछ लो मेरे रेगुलर बैच वाले बच्चों से। ये तो चलो यार मैं तुम्हें बख्श रहा हूँ कि चलो कोई बात नहीं, मेरे को बीट बनानी है, कहीं तुम गुस्सा ना हो जाओ। भीमा शंकर मेरे स्टिकर बनाता था, भीमा शंकर को फिर मैं गुस्सा हो गया, इसने मेरे स्टिकर बनाने बंद कर दिए। फिर भीमा शंकर ने ऐसी हरकत की, उसने ले ली वंशिका की कॉपी। फिर जो उसने वंशिका की कॉपी पे किया, उसके बाद फिर मेरे को भीमा शंकर हमेशा के लिए याद हो गया। नालायक। सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ठीक है जी। अरे मेरे बाबू, अगर वो नेगेटिव में आया तो भी हम नहीं माइनस करेंगे ना। आपने मेरे को ऐसे मत करो, आपने मेरे को नील कहा था। 24A माइनस, नहीं नहीं, ना ना ना, 24A नेगेटिव नहीं कर सकते। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, 24A नेगेटिव नहीं कर सकते जी। ठीक है जी। चलो इधर सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ जी। अब एक बात मेरे को बताओ, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन ही निकल के आ रहा है। अब यहां तक कंप्लीट होने के बाद ना, अब ये स्टॉक इन ट्रेड वाला पॉइंट ना हमने कुछ कंप्लीट किया था, अगर आपको याद आ रहा हो जी। आपको मैं एग्जांपल देता हूं जी, इधर सुनो। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है, इधर देखना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। एक बात मेरे को सोच के बताओ, मेरा क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल ये मिस्टर वीजी है, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर वीजी है, ठीक है। मिस्टर वीजी का ना मेन काम जो है, मेन काम जो है वो मान लो हाउस रेंट का बिजनेस है, हाउस रेंट का बिजनेस है। तो मेरे को सारे बच्चे फटाफट से बोल दो, अगर मेरा घर किराए पर देने का बिजनेस है तो जो मुझे किराया मिलेगा, क्या वो मेरी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है या पीजीपी की इनकम है? बताना मुझे एक बार जी, जल्दी बताओ मेरे को, फटाफट से बताओ जी। प्लीज यहां पे आंसर दो यार, मेरे को टाइम वेस्ट मत करो, मेरे को फटाफट से मेरे को आंसर दो। अगर मान लो यहाँ पे मेरा बिजनेस हाउस रेंट का है, अगर मेरा बिजनेस यहाँ पे हाउस रेंट का है तो इनकम किसकी टैक्सेबल होगी? पीजीपी के अंदर होगी। हाउस प्रॉपर्टी में यहाँ पे टैक्सेबल टैक्सेबल नहीं होगी। अब एक बात मेरे को बताओ, अगर मेरा बिजनेस घर किराए पर देने का नहीं है, मेरा बिजनेस जो है वो घर की सेल परचेज करने का है। मैं दोबारा बोलूंगा, मेरा बिजनेस जो है वो घर की सेल परचेज करने का है। अब अगर घर को सेल करके जो मुझे इनकम आ रही है, अब बताओ ये इनकम कहां जाएगी जी? अब तुम गलती करोगे और इस बार के एग्जाम में कंफर्म इसमें से क्वेश्चन बनेगा जी। आपके इस बार के एग्जाम में कंफर्म इसमें से क्वेश्चन बनने के चांस है, तो बहुत ध्यान से आंसर देना। मैं कह रहा हूं मेरा बिजनेस सेल परचेज करने का है, तो अगर मैं सेल करूंगा तो इनकम कहां जाएगी? खुशी गलत कह रहे हो नालायक, मानसी गलत है। यार कैसी बात कर रहे हो यार, तुम डांट खाने वाली बात कर रहे हो बिना बात के। पेपर, अब ये रिवीजन चल रही है, रेगुलर बैच नहीं चल रहा है यहाँ पे। मेरे को सारे बच्चे नालायक को ये बताओ, मेरा बिजनेस सेल करने का है तो इनकम कैपिटल गेन में कैसे जाएगी? हाउस प्रॉपर्टी के स्टार्टिंग में ही मैंने कहा था कि कैपिटल गेन में तब जाती है अगर बिजनेस मेरा सेल करने का ना हो। तुम्हारे मई 24 में एग्जाम है अभी,
हाँ नहीं, इनकम कहाँ जाएगी? इनकम टैक्सेबल कहां पर होगी? पीजीपी के अंदर टैक्सेबल होगी, कैपिटल गेन में टैक्सेबल नहीं होगी, और हाउस प्रॉपर्टी का तो मतलब ही नहीं है। अब सुनो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अगर मेरा बिजनेस सेल करने का है तो सेल करके जो इनकम आएगी वो टैक्सेबल होगी पीजीपी। बट बाई चांस मान लो ये प्रॉपर्टी मेरी सेल नहीं होती, बाई चांस मान लो ये प्रॉपर्टी मेरी सेल नहीं होती। अब अगर ये प्रॉपर्टी मेरी सेल नहीं होती तो दो केस हैं, या तो मैं इसको रेंट पे लगाऊंगा और या मैं इसको खाली रखूंगा। बहुत ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। मेरा सेल करने का बिजनेस है और ये प्रॉपर्टी बाई चांस मेरी सेल नहीं हुई। अगर सेल नहीं हुई, दो केस हैं, या तो मैं रेंट पे लगाऊंगा या मैं वेकेंट पड़ी रहेगी। अब अगर मैंने इसको रेंट पे लगा दिया तो ये रेंटल इनकम बताओ मेरी हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगी या पीजीपी के अंदर टैक्सेबल होगी? अब बताओ, अब देखो तुम गलती कैसे करोगे जी। खुशी पहले मुझे आंसर दो, मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूं, पहले मुझे यहां पे आंसर दो फटाफट से जी। मेरा क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है मेरे बच्चों कि यहां पर मेरा क्वेश्चन बस ये निकल के आ रहा है कि अगर मैंने रेंट पे दे दिया तो मेरी इनकम कहां जाएगी? पीजीपी के अंदर जाएगी, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर जाएगी? अगर मैंने रेंट पे लगा दिया, रिया कह रही है हाउस प्रॉपर्टी, खुशबू कह रही है हाउस प्रॉपर्टी, बाकी सब बच्चे बताओ जी। खुशी गलत है, खुशी भाई साहब, खुशी डांट खा के जाएगी आज। खुशी और सौरभ, सौरभ को तो मैं डांटूंगा नहीं, सौरभ तुम तो आज मेरी तरफ से माफ हो। हाँ नहीं, खुशी डांट जरूर खाएगी, नेहा भी डांट खाएगी, आशिमा भी डांट खाएगी। अरे नालायक को एक बात मेरे को बताओ यार, पीजीपी में क्यों जाएगी यार? मेरा ये वाला हिस्सा दर्द हो रहा है सिर का, क्या कहते हैं इसको, माइग्रेन। हाँ तो बस मेरा माइग्रेन हो रहा है, ध्यान रखना। डांट खा लोगे तो मेरे से यार। मैं एक बात मेरे को बताओ नालायकों, ये पीजीपी के अंदर टैक्सेबल क्यों करोगे यार? क्या तुम्हारा रेंट पे देने का बिजनेस है? हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगी, बिजनेस मैंने कब क्लास के अंदर बोला? आई थिंक फिर मेरे रेगुलर बैच वाले बच्चे नहीं हो तुम, सिंपल सी बात है। अगर हो तो फिर मेरा नाम खराब करोगे। आपको मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि भैया हाउस प्रॉपर्टी में इनकम तब जाती है, बिजनेस में इनकम तब जाती है अगर तुम्हारा बिजनेस जो है, अगर तुम्हारा बिजनेस जो है वो घर किराए पर देने का है। बट यहाँ पे बिजनेस घर किराए पर देने का नहीं है, यहाँ पर बिजनेस सेल परचेज करने का है। फिर आपने रेंट पे लगा दी तो इनकम आपकी हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगी, बस ये पर ध्यान दो। अब सुनो, अब मान लो मैंने रेंट पे नहीं लगाई, अब अगर मैंने यहां पे रेंट पे नहीं लगाई तो ये मेरा घर खाली पड़ा है। अब बताओ मैं कितने टाइम तक ये घर खाली रख सकता हूं? बताओ जी। हाँ नहीं, कितने टाइम तक ये घर मैं खाली रख सकता हूं? जल्दी बताओ, कितने टाइम तक ये घर मैं खाली रख सकता हूं जी? कितने टाइम तक ये घर मैं खाली रख सकता हूं? सारे बच्चे बोलो कितने टाइम तक। याद करो मैंने क्लास में कितने कहा था, 2 साल तक की लिमिट है, 2 साल तक। 2 साल तक ये घर खाली पड़ा रहेगा, 2 साल तक। 2 साल तक गवर्नमेंट कह रही हमें कोई दिक्कत नहीं है, इसकी वैल्यू नील मान लेंगे। बट अगर 2 साल तक भी सेल नहीं हुआ या 2 साल तक भी तुमने किराए पर नहीं लगाया तो 2 साल के बाद डीम्ड लेट आउट मानकर हम ये हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल कर देंगे। अब ये पॉइंट जाके कंप्लीट हुआ है जी। तो सर ये बात ध्यान देना, 2 साल की लिमिट है, 2 साल तक खाली है। अगर 2 साल तक नहीं हुआ या तो बेच दो, अगर नहीं बिका तो किराए पर लगाओ, नहीं लगा रहे तो डीम्ड लेट आउट मान के तुम्हारे हाथ में हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल कर देंगे। दैट इज सेक्शन नंबर 23(5). गवर्नमेंट यहां पे ये बात कहना चाह रही है जी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन कंफर्म बन सकता है, तो बहुत ध्यान से आंसर देना क्योंकि वो आपको घुमा देंगे। देखो बिजनेस में टैक्सेबल तभी करना अगर किराए पर देने का बिजनेस है। बिजनेस किराए पर देने का नहीं है, स्टॉक इन ट्रेड है, मतलब तुम्हारा सेल करने वाला बिजनेस है। तो अगर रेंटल इनकम है तो हाउस प्रॉपर्टी में 2 साल तक ये भी नील लेंगे, 2 साल के बाद वो डीम्ड लेट आउट मान के तुम्हारे हाथ में हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल कर देंगे। बस ये बात ध्यान दो जी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है जी आपको? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? चलो अब फिर यहाँ पर अगले पॉइंट के ऊपर आओ। अगला पॉइंट क्या कह रहा है जी? अब ये पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे डिडक्शन। अब देखो डिडक्शन में दो कैटेगरी निकल के आ रही है जी। डिडक्शन में देखो यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है अगर आपका लेट आउट वाला केस है या डीम लेट आउट वाला केस है 24A और 24B। अब देखो 24A कितना मिलेगा, 30% ऑफ NAV। 24B फुली अलाउड। याद करो लेट आउट वाले केस के अंदर मैंने कहा था सारा का सारा इंटरेस्ट आपको अलाउड है, उस केस में कोई 30,000 कोई 2 लाख रुपए की लिमिट नहीं है। लेट आउट वाले केस में कोई लिमिट नहीं है, डीम्ड लेट आउट वाले केस में कोई लिमिट नहीं है। मतलब गवर्नमेंट कह रही है कि फुली अलाउड होगा, कोई यहाँ पर 30,000 2 लाख रुपए की लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। बट अच्छा एक बात मेरे को बताओ यार, ये इन्होंने यहाँ पे लेट आउट वाले केस में 24A भी बोला है और सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में तो भाई साहब 24A बोला ही नहीं। ओहो गलत हो गया ये यहाँ सही कर लेना यार इसको ना, यहाँ पे सही कर लेना। 24A तो यहाँ पे भी आएगा ना, गलत हो गया इसका ना। एक एक ना एक ऐसे ना
एक ऐसे डंडा खींच लेना और यहाँ पे 24A लिख लेना। इधर देख नालायक ध्यान से, 24A नहीं लिखना यहाँ पे, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में 24A मिलता ही नहीं है, जीएवी नील होती है। अब जीएवी नील है, म्युनिसिपल टैक्स अलाउड नहीं होगा, एनएवी नील आएगी। जब एनएवी नील है 24A क्यों मिलेगा? तो 24B सिर्फ सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में, इसलिए वहां पर 24A नहीं लिखा हुआ, ठीक है जी। तो इसलिए वहां पर 24A नहीं आएगा, 24A सिर्फ लेट आउट वाले केस के अंदर आएगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में नहीं आएगा, बस ये पर ध्यान दो। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? पक्का बकारी। तो यहाँ पे आपका 24A एप्लीकेबल नहीं होगा, सिर्फ 24B आएगा, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे अब 24B में क्या जी, अब गवर्नमेंट करी 24B में अगर आपने लोन लिया रिपेयर, मान लो रिपेयर के लिए लिया, रिनोवेशन रिकंस्ट्रक्शन के लिए लिया, तो 30,000 रुपए तक की आपको डिडक्शन मिलेगी, 30,000 रुपए से ऊपर का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा जी, ठीक है जी। तो सिंपल सिंपल सी बातें निकल के आ रही है। एक सेकंड के लिए लगा सर सच्ची में मारने लगे, हाँ तो सच्ची में ही मार रहा हूँ, तुम मेरे सामने नहीं हो, बस मेरे को डर है कि कैमरे पे ना मेरा हाथ बजे, तो थोड़ा सा ना मैं कैमरे से दूर ही रखता हूँ, पता लगे तुम्हारे चक्कर में मेरा 10,000 का कैमरा खराब हो जाए, ठीक है जी। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो गवर्नमेंट ने करी अगर आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए लोन लिया बट रिपेयर रिनोवेशन रिकंस्ट्रक्शन के लिए, तो 30,000 रुपए का है। बट याद करो मैंने कहा था अगर आपने 3 कंडीशन सेटिस्फाइड की होंगी तो 2 लाख रुपए तक का बेनिफिट मिल जाएगा। कोई मेरे को बताएगा वो 3 कंडीशन कौन कौन से निकल के आती है वो 2 लाख रुपए की, अगर आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में लिमिट लेनी है, वो 2 लाख की कब मिलती है? पहला, अगर लोन लिया हो 1 अप्रैल 1999 या उसके बाद, लोन लिया हो परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए, और लोन 5 साल में घर कंप्लीट हो गया हो या घर आपने परचेज कर लिया। 5 साल कहां से? जिस ईयर में तुमने लोन लिया उसके एंड से। मैं दोबारा बोलूंगा, जिस ईयर में तुमने लोन लिया उसके एंड से गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि 5 साल के अंदर अंदर तुमने घर परचेज कर लिया हो या तुमने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर ली हो, उस केस में तुम्हें 2 लाख रुपए तक का बेनिफिट मिल जाएगा। बस ये पर ध्यान दो। आपको बात समझ में आ रही है? अब एक बार यहाँ पे चेक करो, देखो जी, अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने वही बोला है, यहाँ पे 1 अप्रैल 1999, वैसे इन्होंने डेट लिखी नहीं है बट यहाँ पे 1 अप्रैल 99 आएगा। परचेज और कंस्ट्रक्शन की बात होगी, यहाँ पे 5 साल में कंप्लीट होगा और एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है लेंडर से। वो मैं नॉर्मली ये कंडीशन में कवर नहीं होता बट ऑब्वियस बात है सर्टिफिकेट तो मिलता ही है, बिना सर्टिफिकेट के तो वैसे भी लोन ही नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे इन्होंने एक एडिशनल कंडीशन लिखी है कि सर्टिफिकेट फ्रॉम लेंडर स्पेसिफाई इंटरेस्ट पेबल, मतलब आप एक्चुअल में उसका इंटरेस्ट ड्यू होता है, ये सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। अगर यस तो फिर 2 लाख रुपए तक का बेनिफिट क्लेम कर लोगे, अगर नहीं तो 30,000 तक का बेनिफिट मिलेगा, इसके ऊपर का बेनिफिट नहीं मिलेगा सेल्फ ऑक्यूपाइड के अंदर। तो क्रक्स क्या निकल कर रहा है कि लेट आउट वाले केस में कोई लिमिट नहीं है, सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाइड है 2 लाख तक का है, अगर वो 3 कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो 30,000 रुपए तक का बेनिफिट मिलेगा सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में, वहां पर 2 लाख रुपए का बेनिफिट नहीं मिल सकता। बस ये पर ध्यान दो। क्या आपको यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आपको यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का। चलो सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, नवंबर का स्टूडेंट हूं, आप हो इसलिए टैक्स के लिए डर, थैंक यू। ओ माय गॉड, आज तो बहुत सारा प्यार आपको यार, बहुत सारा प्यार, ठीक है जी, बहुत सारा प्यार। स्टडीज कॉर्नर, ओके जी, ठीक है जी। चलो अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब एक बात, मेरा सर पोस्ट वाला, हाँ हाँ वही वही गुंजन, वही बता रहा हूँ। अब एक बात मेरे को बताओ, मेरा पूरी क्लास से ना क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है, जैसे मान लो ये आपका ना एक एक ईयर ये है, एक ईयर ये है, एक ईयर ये है, एक ईयर ये है, एक ईयर ये है और एक ईयर ये है। सारे बच्चे आंसर देना। हेलो भाई साहब, ओए ओए इधर देखो, मान लो आपने ना यहां पर लोन लिया, आपने यहां पर लोन लिया जी, आपने क्या लिया? यहां पे लोन लिया, ठीक है। और यहां पे आपका घर बन के तैयार हुआ, मान लो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस की कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कल मेरे को ये बताओ, यहां पे अगर आपने लोन लिया, यहां पे घर बन के तैयार हुआ, यहां पर घर बन के तैयार हुआ, तो क्या 5 साल में हो गया? हम यहां से 5 साल काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, यस 5 साल में कंप्लीट हो गया। बट मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, अब यहां पे तो इस सालों में तो कोई घर तुम्हारे पास होगा ही नहीं। अब जब इन सालों में कोई भी घर तुम्हारे पास नहीं होगा तो क्या तुम्हें इन सालों में इंटरेस्ट की डिडक्शन मिली होगी? बिल्कुल भी नहीं मिली होगी, इंटरेस्ट की डिडक्शन तुम्हें यहाँ पे नहीं मिली होगी। अब मुद्दा ये निकल कह रहा है, गवर्नमेंट ये बात कह रही है, अब जिस साल में तुम्हारा घर बन के तैयार हो गया उस साल में जो भी तुमने इंटरेस्ट पे किया उसकी डिडक्शन तुम्हें पूरी मिल जाएगी। मतलब जिस भी साल में तुम्हारा घर बन के तैयार हुआ उस साल में जो भी तुमने इंटरेस्ट पे किया उसकी तुम्हें क्या मिल जाएगी? डिडक्शन। अब क्वेश्चन क्या निकल कर है, क्वेश्चन ये आ रहा है कि इस साल से तुमने पहले भी तो कुछ इंटरेस्ट पे किया होगा ना,
तो इस साल से पहले जो भी तुमने इंटरेस्ट पे किया होगा उसको हम क्या बोलते हैं जी? इसको हम बोलते हैं प्री पीरियड का इंटरेस्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? प्री पीरियड का इंटरेस्ट। अब गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि एक तो ये वाला इंटरेस्ट हो गया, ये तो पूरा मिलेगा, और जो ये वाला इंटरेस्ट है ना, हम तुम्हें अलाउड करेंगे 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट के अंदर। मतलब जिस ईयर में तुम्हारी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है, यार इस साल तुमने घर परचेज किया, उससे पहले का जो भी इंटरेस्ट है, मैं दोबारा बोलूंगा, उस ईयर से पहले का जो भी इंटरेस्ट है अलाउड होगा, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में अलाउड होगा। तो गवर्नमेंट यहां पर यह बात कहना चाह रही है कि टोटल इंटरेस्ट को टोटल कर लो, डिवाइड बाय 5 कर लो, उसकी पहली इंस्टॉलमेंट तुम्हारी यहां पर निकल कर आएगी। तो ये इस साल का इंटरेस्ट और इस इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट दोनों मिलाकर सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में मैक्सिमम 2 लाख रुपए की लिमिट है, इसके ऊपर की लिमिट नहीं है। और अगर वो केस लेट आउट वाला है तो लेट आउट वाले केस में कोई लिमिट ही नहीं है, लेट आउट वाले केस में कोई लिमिट ही नहीं है जी। तो सिंपल सी बात क्या निकल के आ रही है कि ये वाला हो गया प्लस में ये वाला हो गया, इन दोनों को मिलाकर 2 लाख रुपए तक का बेनिफिट मिलेगा अगर वो घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है। ये बात ध्यान दो जी। क्या यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। बट एक बात मेरे को बताओ, अब अगर मान लो आपके पास एक घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, ये भी घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, ये दोनों के दोनों घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, अब क्या दोनों की 2-2 लाख रुपए की अलग अलग लिमिट एप्लीकेबल होगी या दोनों घर को मिला के 2 लाख रुपए की लिमिट एप्लीकेबल है? तो याद करो, दोनों के दोनों घर को मिलाकर 2 लाख रुपए की लिमिट एप्लीकेबल होगी, अलग अलग लिमिट यहां पे एप्लीकेबल नहीं है। मतलब गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है इसके 2 लाख रुपए की लगनी है, इसके 2 लाख रुपए की लगनी है, इन दोनों को मिलाकर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 लाख रुपए की लिमिट एप्लीकेबल होगी, दोनों की अलग अलग लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। बस ये पर ध्यान दो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बाकी इसके क्वेश्चन टेंशन मत लो, मैंने कहा ना कल वाली पूरी की पूरी क्लास हमारी डिवोटेड है क्वेश्चन के ऊपर। हम ऐसा ही किया करेंगे, एक क्लास में प्रोविजन रिवाइज करेंगे, एक क्लास पूरी की पूरी हम क्वेश्चंस के ऊपर लगा दिया करेंगे, ठीक है जी। तो इसके हम कल कई सारे क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको वहां पर और अच्छे से क्लियर होगा कि भैया इंटरेस्ट वाले केस में कहना क्या चाह रहा हूं। बट एक बार दोबारा रिपीट करता हूं, मैं दोबारा बोलूंगा, जिस साल में तुम्हारा घर बन के तैयार हुआ उस साल में जो भी तुमने इंटरेस्ट पे किया वो तो तुम्हें मिल जाएगा, बट उससे पहले वाले सालों का जो भी इंटरेस्ट होगा वो हम अलाउड करेंगे, बट 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट के अंदर अलाउड करेंगे। तो ये इंटरेस्ट का टोटल करके डिवाइड बाई 5 कर दोगे, पहली इंस्टॉलमेंट निकल कर आएगी, इसके अंदर तुम जोड़ दोगे, इन दोनों को मिलाकर 2 लाख रुपए तक की लिमिट होगी अगर वो घर सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला है। बस ये पर ध्यान दो। प्रोप्राइट सूर्य, वो तो डिपेंड करता है यार, देखो अगर आपका स्कूल आपने अपने नाम से करवा रखा है तो प्रोप्राइटरशिप में आएगा, ठीक है ना, वो डिपेंड करता है, रजिस्ट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है, नहीं तो फिर वो एजीपी के अंदर आ जाएगा जी। डन है जी, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? क्या इसको हम लोग कर सकते हैं? चलो अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है जी। तो एक तो ये हमारा इंटरेस्ट वाला पॉइंट यहाँ पे निकल के आ रहा है कि देखो उसने यहाँ पे लिखा भी है कि प्री कंस्ट्रक्शन वाला हम अलाउड करेंगे 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट के अंदर अलाउड करेंगे। और देखो री, अगर कोई पोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी लेट आउट है एंड पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड है, देन विल बी कंप्यूट सेपरेटली फॉर लेट आउट एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड। ये तो आपको मैंने क्लास के अंदर बताया भी था कि अगर मान लो एक घर ये वाला है, एक पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड है और एक लेट आउट है, तो सिंपल सी बात है, अगर मान लो लोन आपने पूरी प्रॉपर्टी के लिए लिया है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले का ट्रीटमेंट अलग करोगे और लेट आउट वाले का ट्रीटमेंट अलग करोगे, ठीक है ना। ये आपको मैंने कहा भी था, म्युनिसिपल टैक्स इस वाले पोर्शन के माइनस करोगे, इस वाले पोर्शन के माइनस नहीं करोगे। तो सिंपल सी बात ये निकल के रहा है कि जो भी तुम्हें वैल्यू दी होंगी वो फिर हमें प्रपोर्शनल बेस पे निकालनी पड़ेगी। कितना पोर्शन मेरा सेल्फ ऑक्यूपाइड है उसको अलग कर दो, कितना पोर्शन मेरा लेट आउट है उसको अलग कर दो, उसके बेस पे कैलकुलेशन करेंगे। बस ये पर ध्यान दो। यस यस मेरे बच्चे, यस, तीनों कंडीशन अगर फुलफिल होंगी 24B में तब 2 लाख रुपए की लिमिट है, नहीं तो फिर आपको लिमिट जो मिलेगी वो आपको 30,000 रुपए तक की मिलेगी। बस ये पर ध्यान देना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है जी? पक्का पक्का, चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी। फिर अगला पॉइंट अब यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, नेक्स्ट पॉइंट ये निकल के आ रहा है सेक्शन नंबर 25। अब 25, अच्छा 25 से पहले ना कुछ बेसिक बेसिक बातें और भी हैं। एक बात मेरे को ये बताना, क्या इंटरेस्ट की जो हमें डिडक्शन मिलेगी पेड बेस पर मिलेगी पेबल बेस पर मिलेगी? सारे बच्चे मुझे आंसर दो, जो हमें इंटरेस्ट की डिडक्शन देनी है क्या वो पेड बेस पर मिलेगी पेबल बेस पर मिलेगी? पेबल बेस पर मिलेगी। दूसरा, क्या इंटरेस्ट ऑन, अरे खुशबू आपकी बात मैंने सुन ली है, ये लो ये मेरा नंबर है 9643036663, ठीक है, आप मुझे कल 11 बजे आप कॉल कर लेना मेरे बच्चे, मैं आपका फोन उठा लूंगा, ठीक है जी। चलो अब आगे बढ़ सकते हैं मेरे बच्चे, ठीक है।
चलो अब मेरे को बताओ, पेड बेस पर या पेबल बेस पर? पेबल बेस पर, मतलब ड्यू बेस पे अलाउड करेंगे। ड्यू बेस पे नहीं, नहीं आदित्य गलत कह रही हो, ड्यू बेस पे अलाउड करेंगे, पेड बेस पे नहीं करेंगे। खुशी तो भाई साहब आज पूरी डांट खा के घर में जाएगी। खुशी को ना अगर मैंने उदास कर दिया, मैंने पढ़ाना ही छोड़ देना आज। खुशी आर उदास होके यहां से जाएगी। हर आंसर गलत दे रही है खुशी। खुशी क्या चाहते हो तुम? नालायक। पेबल बेस पे अलाउड होगी, पेड बेस पे अलाउड नहीं होती। याद करो, इंटरेस्ट जो अलाउड होता है वो म्युनिसिपल टैक्स पेड बेस पे होते हैं, इंटरेस्ट जो होता है वो ड्यू बेस पे होता है। एक बात मैं और बताऊं, अब क्या पैनल इंटरेस्ट हमें अलाउड होगा? पैनल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने इंटरेस्ट पे करना था, अब इंटरेस्ट पे करने में मैंने डिले कर दिया। अब अगर इंटरेस्ट पे करने में मैंने डिले कर दिया और उस इंटरेस्ट पर भी एक इंटरेस्ट एप्लीकेबल हो गया, इट्स कॉल्ड पैनल इंटरेस्ट। क्या पैनल इंटरेस्ट गवर्नमेंट अलाउड करेगी? आंसर इज नो, पैनल इंटरेस्ट गवर्नमेंट मुझे अलाउड नहीं करेगी, बस ये पर ध्यान दो। एक बात और बताओ, अगर पुराने लोन की रीपेमेंट करने के लिए मैंने कोई फ्रेश लोन लिया, हाँ जी पुराने लोन की, सर आप गलत ही देखते हो। ओए खुशी, तुमने पेड़ लिखा है, मेरे ऊपर इल्जाम नहीं लगाना बड़ी महफिल के अंदर। देखो तुमने ऊपर पेड़ लिखा था खुशी, मैं तुम्हें स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, मेरा नाम खराब मत करो। देखो खुशी वर्मा और तुम्हारा के लोगो है और तुमने पेड़ लिखा है ऊपर। खुशी वर्मा को बोल रहा हूं मैं। हाँ जी, बताओ जी, सोच के बोल देना। अब क्या आपने, मतलब क्या आपने पुराने लोन की रिपेमेंट कर लिए, आपने फ्रेश लोन लिया, उस फ्रेश लोन पे जो भी इंटरेस्ट पे करोगे क्या 24B में अलाउड है? यस, वो 24B के अंदर अलाउड हो जाएगा, बस ये पर ध्यान दो। तो सिंपल सी बात क्या निकल के आ रही है कि अगर आपने कोई भी इंटरेस्ट पे किया, अगर आपने कोई भी इंटरेस्ट पे किया फ्रेश लोन के ऊपर जो पुराने लोन की रिपेमेंट के लिए लिया था, तो वो भी आपको अलाउड हो जाएगा, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, डन, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ। देखो सेक्शन नंबर 25 क्या कह रहा है। अब सेक्शन नंबर 25 ये बात कहना चाह रहा है कि अगर आपने मान लो इंडिया के बाहर से कोई भी लोन लिया, अगर आपने इंडिया के बाहर से कोई भी लोन लिया है, उस लोन पे अगर तुम्हें इंटरेस्ट पे करना है तो इंटरेस्ट की डिडक्शन कब मिलेगी? कंडीशन नंबर 1, आपने इंटरेस्ट की पेमेंट के टाइम पे टीडीएस काट के जमा करवा दिया। एंड सेकंड कंडीशन ये निकल के आ रही है, देयर इज नो पर्सन इन इंडिया हु मे बी ट्रीटेड एज एन, मतलब आपका इंडिया में कोई पर्सन एज ए एजेंट ना हो। ठीक है, तो ये कंडीशन प्रैक्टिकली अब रिडंडेंट है, बट इन्होंने मॉड्यूल में दी हुई है तो आपको थोड़ी सी याद करके चलनी पड़ेगी। सबसे मेन कंडीशन है ये वाली कि जब तुम इंटरेस्ट पे कर रहे हो इंडिया से बाहर, तुमने टीडीएस काट के जमा नहीं कराया। अगर तुमने टीडीएस काट के जमा नहीं कराया तो गवर्नमेंट करे इंटरेस्ट हम तुम्हें अलाउड नहीं करेंगे। और दूसरी कंडीशन है कि उसका कोई पर्सन एजेंट इंडिया में था भी नहीं, क्योंकि अगर वो एजेंट इंडिया में होता तो गवर्नमेंट उसे पकड़ लेती। अब ना तो उसका एजेंट है, ना ही टीडीएस काट के जमा कराया, तो गवर्नमेंट ने कहा जो भी तुमने इंटरेस्ट पे किया होगा ना वो 24B में हम तुम्हें डिडक्शन नहीं देंगे, बस ये बात ध्यान दो। तो 24B में अगर हमें डिडक्शन लेनी है तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी जरूरी है। 24B कौन सा? इंटरेस्ट वाला। अगर इंटरेस्ट तुम इंडिया में पे कर रहे हो तो टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट है, बट अगर नहीं भी काटोगे तो डिडक्शन तुम्हें मिल जाएगी। बट अगर तुम इंटरेस्ट पे करो इंडिया से बाहर तो टीडीएस काट के जमा करवाना पड़ेगा, नहीं काट के जमा कराओगे तुम्हें इंटरेस्ट का बेनिफिट नहीं मिलेगा 24B के अंदर। 25 ये बात कहना चाह रहे हैं। ठीक है जी, डन। चलो अगले पॉइंट पर आओ जी। अब ये देखो 25 कैपिटल है, अब 25 कैपिटल ए में क्या लिखा है? रिकवरी ऑफ अनरिलाइज रेंट। याद करो मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में ही कहा था कि अगर आपको अनरिलाइज रेंट की रिकवरी हो रही है, मतलब मान लो फॉर एग्जांपल कोई एरियस ऑफ रेंट है, आपको रेंट पहले मिला नहीं था, अब वो रेंट आपको मिल रहा है, या कोई अनरिलाइज रेंट है उसकी आपको रिकवरी हो रही है, तो जितनी भी रिकवरी आपको अनरिलाइज रेंट की होगी वो सारी हम टैक्सेबल नहीं करेंगे। 30% की डिडक्शन माइनस करने के बाद बैलेंस वो रिकवरी आपके हाथ में टैक्सेबल होगी, और वो रिकवरी आपके हाथ में टैक्सेबल होगी चाहे उस प्रॉपर्टी के तुम ओनर हो या नहीं हो। मतलब अगर तुम ओनर नहीं भी हो ना तो भी वो रिकवरी तुम्हारे हाथ में हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल करेंगे, गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है। तो सिंपल सी बात है, जो भी आपको रिकवरी हो रही है 30% की डिडक्शन माइनस कर देना, बैलेंस माइनस करने के बाद जो रिकवरी आएगी वो रिकवरी तुम्हारे हाथ में गवर्नमेंट करी हम यहाँ पे टैक्सेबल कर देंगे, ये गवर्नमेंट यहाँ पे कहना चाह रही है, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है जी? पक्का पक्का, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलो अब फिर अगला सेक्शन हमारे यहाँ पे 26 27 हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे जी। ओहो पीजीपी, चलो पीजीपी भी हम डिस्कस करेंगे बढ़िया तरीके से एकदम। 27 अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। 27 क्लबिंग ऑफ इनकम कैपिटल गेन के अंदर ऑटोमेटिकली अपने आप कवर हो जाएगा जी। ठीक है जी।
अब यहाँ पे एक बार पहले आओ 26 पर आओ। 26 हमारा किसका है? को ओनरशिप का है। इट मीन अगर एक प्रॉपर्टी के मोर देन वन ओनर है उस केस में क्या होगा जी? अब अगर मोर देन वन ओनर है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, लेट आउट प्रॉपर्टी है। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो जीएवी क्या लेंगे? नील। और याद करो क्या टोटल सभी को ओनर को मिलाकर 2 लाख या 30,000 रुपए का बेनिफिट मिलेगा, या हर को ओनर को अलग अलग बेनिफिट मिलेगा? तो हर को ओनर को अलग अलग मिलेगा प्रोवाइडेड उन्होंने लोन लिया। अगर मान लो सारे कोनर ने लोन लिया है, उस लोन पर वो सारे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो टोटल मिलाकर 2 लाख रुपए की लिमिट नहीं है। आपको मैंने स्पेसिफिकली क्लास के अंदर कहा भी था कि 30,000 और 2 लाख रुपए की हर को ओनर की लिमिट है। यहां पे कंबाइन लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी, हर कोनर की अलग अलग लिमिट एप्लीकेबल होगी, बस ये बात ध्यान दो जी। तो देखो यहाँ पे क्या लिखे रही, आपकी जीएवी नील है तो ईच को ओनर 30,000 और 2 लाख तक का बेनिफिट अवेल कर लेगा। वो डिपेंड करता है कि अगर उसने लोन लिया है तो कंबाइन लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी, ईच को ओनर की लिमिट यहाँ पे एप्लीकेबल होगी जी। नहीं, इसमें अमेंडमेंट नहीं है जी, इसमें अमेंडमेंट नहीं है, सैलरी में अमेंडमेंट है छोटी सी, ठीक है। अब उसके बाद अगर मान लो लेट आउट प्रॉपर्टी है, अब अगर यहाँ पर लेट आउट प्रॉपर्टी है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे लेट आउट प्रॉपर्टी है तो गवर्नमेंट ने बोला तुम इसके मल्टीपल ओनर मानो ही मत, तुम्हें एक ओनर मान के इनकम निकाल दो। जब तुम एक ओनर मान के इनकम निकाल दोगे, फिर जो भी उनकी इन्वेस्टमेंट रेशो होगी उस रेशो में सबकी इनकम को डिवाइड कर देना और सबके हाथ में वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम टैक्सेबल हो जाएगी, बात खत्म। तो सिंपल सी बात क्या निकल के आ रही है, अगर वो लेट आउट है उसकी नॉर्मल इनकम निकाल लो, इनकम निकालने के बाद जो उसके ओनर निकल के आ रहे हैं उन ओनर की जो भी उनकी ओनरशिप रेशो होगी, इन्वेस्टमेंट रेशो होगी, उस रेशो में उस इनकम को डिवाइड कर देना और टैक्सेबिलिटी निकाल देना। ये आपका लेट आउट वाले केस में निकल के आ रहा है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? क्या इसको लॉक कर सकते हैं? चलो अब यहाँ पे एक बार चेक कर लो। चलो सेक्शन नंबर 27 भी, अभी वैसे क्लबिंग हमने किया नहीं है, ठीक है, बट एक बार थोड़ा सा आपने क्लबिंग पहले पढ़ा होगा ना, अगर पहले पढ़ा कैपिटल गेन पहले पढ़ा तो 27 आपको समझ में आ जाएगा। एक बार चेक करो 27 का पहला पॉइंट क्या है, दैट इज डीम्ड ओनर। डीम्ड ओनर का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि माने या ना मानो, मानना ही पड़ेगा, आप इस घर के ओनर हो, टैक्सेबिलिटी आपके हाथ में करेंगे, बस ये बात ध्यान दो। पहला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है? पहला पॉइंट ये निकल के आ रहा है कि अगर आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है, किसको ट्रांसफर कर दी है? अपनी वाइफ को, मतलब स्पाउस को, या माइनर चाइल्ड को, मतलब स्पाउस को या माइनर चाइल्ड को, उस केस में इनकम तुम्हारे में क्लब होगी, उनके अंदर क्लब नहीं होगी, मतलब तुम इसके ओनर माने जाओगे, स्पाउस या माइनर चाइल्ड ओनर नहीं माना जाएगा। बट अगर डाइवोर्स वाला केस है, अगर डाइवोर्स वाले केस में ट्रांसफर हो रही है, फिर तुम्हारी वाइफ उस पर टैक्स पे करेगी, तुम टैक्स पे करने के लायबल नहीं हो, बस ये पर ध्यान दो। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि अगर आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है स्पाउस को या माइनर चाइल्ड को, उस केस में जो भी ओनरशिप होगी वो तुम्हारे हाथ में होगी, उनके हाथ में नहीं होगी। पहला पॉइंट ये। उसके बाद माइनर में माइनर मैरिड डॉटर यहां पे कवर नहीं करेंगे, मतलब माइनर मैरिड डॉटर यहां पे बाहर है, बट वो क्लबिंग में कवर होती है। क्लबिंग में माइनर इंक्लूड माइनर मैरिड डॉटर, और सेक्शन 27 हाउस प्रॉपर्टी वाले केस में गवर्नमेंट कहती है कि माइनर में माइनर मैरिड डॉटर जो है वो कवर नहीं होगी, बस ये पर ध्यान देना चाहिए। सलमान खान कह रहा है रोशनी ड्राइविंग, अरे भाई ड्राइविंग कर रहा था वो तो नहीं है केस कुछ तुम्हारे आपके ऊपर सल केस चल रहा था, सलमान सर आपके ऊपर केस चल रहा था। वो आप एक बार ड्राइविंग कर रहे थे, आपने वो क्या ऊपर चढ़ा दी थी गाड़ी किसी के, किसके कौन सा वो था मेरे को समझ नहीं आ रहा, कहीं ध्यान से किया करो आपको ड्राइविंग, आप ध्यान रखना, आजकल बिश्नोई साहब भी नहीं आ रहे, ठीक है। चलो अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है? अगला पॉइंट निकल के आ रहा है होल्डर ऑफ इम्पार्शियबल एस्टेट। अच्छा, होल्डर ऑफ इम्पार्शियबल एस्टेट का मतलब क्या होता है? याद करो, इम्पार्शियबल का मतलब होता है अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी। मान लो डिस्प्यूटेड ओनर है, तो फिर गवर्नमेंट कहती है कि जो भी बेनिफिशियल ओनर होगा, मतलब जिसको नॉर्मली रेंट आ रहा होगा, तो फिर गवर्नमेंट कह रही है उसके हाथ में हम टैक्सेबिलिटी करेंगे। मतलब जिसको भी मान लो फॉर एग्जांपल हाई 3 ओनर है, 3 ओनर में डिस्प्यूट है, हाई कोर्ट ने बोला भाई ये ओनर सही है, तो इस ओनर को डीम्ड ओनर मान के उसके हाथ में टैक्सेबिलिटी कर देंगे। इसको बोलते हैं होल्डर ऑफ इम्पार्शियबल एस्टेट जी, ठीक है जी। अगला पॉइंट देखो, फिर अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है? मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी और एसोसिएशन, मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर मान लो कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर, ठीक है जी, अगर अपने मेंबर्स को फ्लैट अलॉट करेगा, मान लो कोई सोसाइटी है उसने अपने मेंबर्स को फ्लैट अलॉट कर दिया, तो इस अलॉटमेंट पे अब इसके पास घर आ गया, और इसके पास घर आया तो ये जो भी रेंटल इनकम कमाएगा ना, ये इसके हाथ में सोसाइटी जो है उसको डीम्ड ओनर मानेंगे और वो यहाँ पे टैक्स पे करेगी, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। आप इस पॉइंट को ऐसे समझो, जैसे मान लो इस पॉइंट पे ना कई बच्चों को दिक्कत आती है, इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझना। हेलो, ओए ओ भिंडी, अब बातचीत बिल्कुल मत करना जी,
सर इनकेस परचेज स्पाउस ने ही कर ली, नहीं नहीं, अगर परचेज ही कर ली फिर तो वाइफ टैक्स पे करेगी। अगर एडिक्वेट कंसीडरेशन है उस केस में बात नहीं हो रही, इन एडिक्वेट वाले केस में या विदाउट वाले केस में लो एप्लीकेबल होगा, बस ये बात ध्यान दो। अब यहाँ पे एक बात चेक करना, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी ने मेंबर्स को फ्लैट अलॉट किया। अब इस अलॉटमेंट को याद करो, कैपिटल गेन में एक सेक्शन है 247, याद है। अगर कोई सोसाइटी अपने मेंबर्स को फ्लैट अलॉट करती है, इस अलॉटमेंट को हम ट्रांसफर मान लेते हैं सोसाइटी के हाथ में, तो सोसाइटी क्या करेगी, इस पे कैपिटल गेन टैक्स पे करेगी। फिर अगर मान लो इस मेंबर ने आगे वो घर किराए पर लगा दिया, तो यहां से आने वाली रेंटल इनकम सोसाइटी के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी। गवर्नमेंट ने बोला मेंबर डीम्ड ओनर बनेगा और मेंबर इस पे टैक्स पे करेगा, बस ये बात ध्यान दो। तो कहना क्या चाह रहा हूं, अगर मान लो सोसाइटी ने अपने मेंबर्स को फ्लैट अलॉट कर दिया, ये अलॉटमेंट ट्रांसफर बन गया इसके हाथ में, तो इसके हाथ में कैपिटल गेन टैक्सेबल हो गया। अब गवर्नमेंट कह रही है अब अगर मेंबर ने आगे घर किराए पर दे दिया तो डीम्ड ओनर जो है ना, अब ये मेंबर बनेगा, टैक्सेबिलिटी मेंबर के हाथ में होगी, टैक्सेबिलिटी इसके हाथ में नहीं होगी, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी। अगला पॉइंट देखो जी, याद करो पोजेशन वाला। अगर मान लो मैंने तुम्हें इमूवेबल प्रॉपर्टी दे दी है और पोजेशन तुम्हारे हाथ में आ गया, याद है कैपिटल गेन का चैप्टर, याद करो, एक्स ने वाई को मान लो घर दे दिया, तो जहां पर पोजेशन दिया हम वहीं पर ट्रांसफर मान लेंगे। अब अगर मान लो एक्स ने वाई को पोजेशन दे दिया जी, तो इसके हाथ में कैपिटल गेन लग गया, अब यहां पे ट्रांसफर तो हो गया, इसके हाथ में घर आ गया, इसने घर आगे किराए पर दे दिया, तो यहां पे डीम्ड ओनर वाई माना जाएगा, एक्स नहीं माना जाएगा। तो अगला पॉइंट वही कहना चाह रहा है कि पोजेशन जैसे ही तुम्हें मिला, जिसके हाथ में पोजेशन है ना वो डीम्ड ओनर बन जाएगा, उसके हाथ में सेक्शन 27 में हाउस प्रॉपर्टी की टैक्सेबिलिटी होगी, वही बात कहना चाह रही है। ठीक है जी। और लास्ट पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, अगर मान लो आपने लीज पे दी है और लीज आपकी 12 साल या उससे ऊपर की है, तो लेस्सी जो है, सामने वाली पार्टी जो है वो डीम्ड ओनर बन जाएगी और वो यहां पे हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्स पे करेगी। लास्ट वाला पॉइंट ये कह रहा है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट 27 में है। आज तक भी एग्जाम में 27 में से क्वेश्चन नहीं बना। हाउस प्रॉपर्टी के गिने चुने 2 ही सेक्शन इंपॉर्टेंट है, अगर उन दोनों को अच्छे से कर लोगे तो हाउस प्रॉपर्टी खत्म है। एक तो सेक्शन नंबर 23 जीएवी कैलकुलेशन और एक सेक्शन 24 डिडक्शन वाला, इसके अलावा हाउस प्रॉपर्टी में कुछ नहीं है और ना ही कुछ बन सकता है। बोला अगर आपने इन दोनों को भी सही ढंग से कर लिया ना, तो आपका हाउस प्रॉपर्टी उसी टाइम खत्म हो गया, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी। अब कल वाली क्लास में हम क्या करेंगे, कल वाली क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चंस, ICAI मॉड्यूल के भी डिस्कस करेंगे और कुछ एडिशनल क्वेश्चन मैं तुम्हें अलग से दूंगा जो आपने मुझे यहीं पे सोल्व करके दिखाने हैं। तो कल मेरा बोलने वाला काम कम है, आपका करने वाला काम ज़्यादा है। और अगर कल जिस बच्चे ने क्लास मिस कर दी तो ये लगा लो कि आप फिर पास नहीं होना चाहते, क्योंकि आप प्रोविजन से पास नहीं होंगे, एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे। तो मेरे ख्याल से तो कल आज जितने बच्चे आए हैं उनसे ज़्यादा बच्चे कल आने चाहिए, तभी आपका रिजल्ट आएगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये सुन के एग्जाम क्लियर हो जाएंगे, आंसर इज नो। साथ में क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करना, बस ये पर ध्यान दो। हाँ हरिंदर, वो भी कराएंगे जी। प्री कंस्ट्रक्शन वाला वही था ना नवीन, मैंने बताया तो प्री कंस्ट्रक्शन वाला, ये बताया मैंने प्री कंस्ट्रक्शन वाला, देखो मैंने यही तो बताया। जैसे मान लो ये है, अब यहाँ पे मान लो फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे लोन लिया और यहाँ पे आपकी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई, तो जिस साल में कंप्लीट हुई उस साल में जो इंटरेस्ट पे किया वो तो सारा ले लो तुम, और उस साल से पहले वाले का जो भी तुमने लोन पे इंटरेस्ट दिया होगा उसको डिवाइड बाय 5 करके पहली इंस्टॉलमेंट तुम्हारी यहाँ पे आ जाएगी, दैट इज प्री कंस्ट्रक्शन। भाई जिस साल में कंस्ट्रक्शन है उस साल का सारा, उससे पहले वाले साल का 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में गवर्नमेंट कह रही हम तुम्हें अलाउड कर देंगे जी। थोड़ा वैसे मिलने के लिए आ जाओ यार, कोई बात नहीं, लक्ष्मी नगर में कभी जब तुम्हारा मन करे। ठीक है जी। चलो तो फिर बाकी मुलाकात हम करेंगे कल वाली क्लास में रात को 9 बजे सेम टाइम पर। अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर करके जाना, कमेंट आप करते नहीं हो वो आपकी मर्जी है सर, मैं आपके ऊपर प्रेशर नहीं बार बार बोलूंगा, मेरे को अच्छा भी नहीं लगता। एक बच्चे ने मेरी छोटी सी क्लिप काट के बोल भी दिया था कि भीख मांग रहे हो क्या बच्चों से, आप कमेंट कमेंट लाइक मांगते रहते हो। तो फिर अब मैंने उसके बाद, अब तुम्हारी मर्जी है, अगर अच्छी लगे तो जरूर करना, बाकी आपकी मर्जी है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। और बात रही सौरभ की, तो सौरभ ध्यान रखना वो बीट ऐसे डिंग 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 बना के भेज देना मेरे को, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।
फिर मिलते हैं कल रात को 9 बजे सेम जगह पर। थैंक यू सो मच। जय हिंद।